नमस्कार दोस्तों, ऐसी कलम का शायद आप भी इस्तेमाल करते हो। बॉल पेन है, इसे लोग यूज एंड थ्रो बोलते हैं। मतलब इसमें रिफिल नहीं किया जा सकता। एक बार इस्तेमाल कीजिए, लिखकर ख़त्म कीजिए और उसके बाद फेंक दीजिए। लेकिन क्या रिश्तों में भी यूज एंड थ्रो होता है क्या? बहुत सारे लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं। और सियासत में तो खूब होता है। और यूज एंड थ्रो वाली राजनीति के मोदी जी तो चैंपियन है। इस्तेमाल करो, फेंक दो, किनारे लगा दो। बीते 9 सालों में, 9.5 सालों में कई घटक दल, कई नेता, कई ऐसे सियासी पार्टनर प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के लिए अगर वो किसी काम के नहीं रहे या कहीं चुनौती बने, मोदी जी ने निकाल कर किनारे कर दिया या निकाल कर फेंक दिया। या उस रिश्ते का के लिए कहें तो मोदी जी यूज एंड थ्रो प्रवृत्ति के तहत मोदी जी ने उस रिश्ते को खत्म कर लिया। आज क्यों जिक्र कर रहा हूं? आज एक केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने अपने ट्विटर बायो से अभी कुछ सेकंड पहले तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मोदी का परिवार लिखा हुआ है, मोदी का परिवार वाला टैग लगाया हुआ है, हटाया नहीं है। लेकिन उन मंत्री जी का इस्तीफा आ गया है। करीब करीब 3.5 लाइन का इस्तीफा है। मंत्री का नाम है पशुपति कुमार पारस। केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग के। और मंत्री जी ने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं कुछ देर पहले, प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपा है। सौंपा क्या है? यूज एंड थ्रो के तहत उनका इस्तेमाल हो गया तो इस्तीफा देना ही था। तो मंत्री जी ने, और ये क्यों मैं बताता हूं, मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, जो अब पूर्व मंत्री हो गए, कि आपको अवगत कराना है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं मंत्री परिषद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। इस दौरान मंत्री परिषद के सदस्य के नाते मुझ पर अपना विश्वास जताने के लिए आपका धन्यवाद। पशुपति कुमार पारस, 19/3/2024। मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा, ट्विटर के उसमें बायो से मोदी का परिवार नहीं हटाया, क्योंकि मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया, मैं भी मोदी का परिवार। तो जितने मंत्री, संतरी, नेता, विधायक, सांसद, सब ने चिपकाया मोदी का परिवार, मोदी जी को खुश जो करना है। लेकिन पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा क्यों हो गया? क्योंकि मोदी जी ने चाचा भतीजे का समय समय पर इस्तेमाल किया। चाचा पशुपति कुमार पारस, भतीजा चिराग पासवान। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद कई महीने तक बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। कैसे, वो आगे बताते हैं। और जब चाचा भतीजे में झगड़ा शुरू हुआ और चाचा भतीजे की लड़ाई में जब लगा कि पशुपति कुमार पारस भारी पड़ रहे हैं, या 6 सांसदों वाली पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस की तरफ जा रहे हैं, तो बीजेपी ने, मोदी जी ने पशुपति कुमार पारस को सीने से लगाया, कैबिनेट में उन्हें शामिल किया, अपना बनाया और उसके बाद चिराग पासवान को उनके हाल पर छोड़ दिया। और स्थिति यह आ गई कि पशुपति कुमार पारस ने रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर, उसके चुनावी सिंबल, सब चीज पर कब्जा किया और कह दिया कि मैं ही हूं असली अध्यक्ष, और यही पार्टी जो जिसका मैं अध्यक्ष हूं वो अब मेरी पार्टी है। और उसके बाद चिराग पासवान को पार्टी से किनारे कर दिया। तो 5 सांसद एक तरफ, 6 सांसदों वाली पार्टी थी 2019 में, 5 सांसद एक तरफ चाचा के नेतृत्व में, और भतीजा अकेला एक तरफ, जमुई से सांसद चिराग पासवान। लेकिन पासा अब पलट गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाचा से किनारा कर लिया है, भतीजे से गठबंधन हो गया है। और भतीजे को, जिस भतीजे ने, चिराग पासवान ने चाचा से अलग होने के बाद, या चाचा ने जिस ढंग से चिराग पासवान को किनारे किया, चिराग की पार्टी पर कब्जा करके या पार्टी पर कब्जा करके, तो चिराग पासवान ने तब पार्टी का नया नाम रख लिया था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। और उसके बाद 2021 के बाद से लगातार बिहार में रैलियां, सभाएं या अपनी जो सियासी जमीन को मजबूत करने में चिराग पासवान लगे रहे। तो अब कल क्या हुआ? बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया और चिराग पासवान को गठबंधन में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए ने 6 सीटें, एनडीए में 6 सीटें पिछली बार एलजेपी को मिली थी, पासवान की पार्टी को, इस बार 5 सीटें दे दी।
और उसके बाद कहा जिसको लड़ाना है लड़ाइए, आपको फैसला करना है। और चाचा इंतजार कर रहे थे कई महीने से कि मैं एनडीए में हूं, मैं तो मंत्री हूं, 5 सांसद हमारे साथ हैं, मोदी जी ने हमें मान सम्मान के साथ 2021 में पार्टी में मतलब एनडीए में शामिल कराया। तो कई महीने से इंतजार कर रहे थे चाचा की सीट तो हमें मिलेगी, लेकिन सीट मिल गई भतीजे को, और भतीजे ने कहा चाचा की जरूरत नहीं है। और चाचा और भतीजे में रार और तनातनी लगातार कई महीने से, बल्कि तनातनी तो चल ही रही थी, तभी चाचा ने कब्जा कर लिया था भतीजे की पार्टी पर। लेकिन मोदी जी का देखिए गेम, यूज एंड थ्रो, कि जरूरत पड़ी तो भतीजे का इस्तेमाल किया, जब लगा भतीजे से ज्यादा चाचा मजबूत है तो चाचा का इस्तेमाल किया। और न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि चाचा को कैबिनेट में रखा 2021 से लेकर अब तक, अभी कुछ देर पहले तक, और अब चाचा आउट। ये आर्ट मोदी जी का। और हुआ ये था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, चिराग पासवान नीतीश कुमार से बहुत नाराज थे। उस समय सीटों को लेकर, सीट ज्यादा चाहते थे बिहार में जो एनडीए गठबंधन में, और उसके बाद उस समय उनकी दावेदारी जो सीटों की ज्यादा थी बनी नहीं। बीजेपी में भी थोड़ी नाराजगी रही होगी, और कहीं न कहीं बीजेपी में खेल हुआ। उस समय चिराग पासवान कहा करते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, हालांकि आज भी ये बात उन्होंने कही, और ये बात बीते 3 साल से भी कहते रहे। ये बात तब भी कहते रहे जब चिराग पासवान को जो रामविलास पासवान के नाम से आवंटित जो जनपद पर 12 नंबर जनपद का बंगला था, जो रामविलास पासवान दशकों से जिसमें रहे, उनके निधन के बाद चिराग पासवान को वो बंगला खाली करना पड़ा। न सिर्फ खाली करना पड़ा बल्कि चिराग पासवान का सामान, रामविलास पासवान का सामान बाहर कर दिया गया। तस्वीरें वो वायरल हुई कि सामान फेंक दिया गया, एक तरह से जबरन उनका घर और बंगला खाली कराया गया। तब तो स्थिति ये थी। हनुमान चिराग पासवान तब भी कहते रहे। लेकिन 2020 के चुनाव के वक्त बीजेपी ने ही चिराग को, एक तरह से कहें, चिराग को हवा दी थी, क्योंकि तब बीजेपी को लग रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार का कद थोड़ा छोटा करना है। कद कैसे छोटा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं और ऐसे भी कुछ बड़े भाई की भूमिका में। तो चिराग पासवान अमित शाह और बीजेपी नेताओं की शह पर ही, क्योंकि उस समय भी तस्वीर आई थी जब अमित शाह से मुलाकात भी होती हुई और चिराग पासवान कहते ही थे घोषित तौर पर मैं मोदी का हनुमान हूं, और उसके बाद मोदी के हनुमान बनकर वो अपने उम्मीदवारों को उन्होंने अलग से खड़ा किया, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खड़ा किया, और जहां खास तौर से जेडीयू के उम्मीदवार थे उन सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। और उनमें से कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें जेडीयू से टिकट नहीं मिला, उन्हें भी अपनी पार्टी में ले आए। बीजेपी से जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें भी अपनी पार्टी में ले आए। और हालत यह हुई कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने कम से कम 20 से 25 ऐसी सीटें रही होगी जो नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें जहां खराब हुई या हार हुई, उसमें बड़ी वजह चिराग पासवान का नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारना था। कहीं 1000 वोट, कहीं 3000 वोट, कहीं 5000 वोट, कहीं 6000 वोट, इससे ज्यादा भी कुछ सीटों पर मिले होंगे। सिर्फ एक सीट चिराग पासवान की पार्टी जीती, वो बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट, बेगूसराय का ही मैं रहने वाला हूं, राजकुमार सिंह वहां से जीते चिराग पासवान की पार्टी से। हालांकि बाद में वो जेडीयू में चले गए, तो पार्टी खत्म हो गई चिराग पासवान की। और वहीं से चाचा भतीजा में लड़ाई शुरू हुई कि नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों भतीजा गया, क्योंकि चाचा को सत्ता में रहना था। और उसके बाद चाचा भतीजे की लड़ाई में पहले तो भतीजे को शाह मिली, क्योंकि चिराग पासवान की हैसियत नहीं थी, या मैं कहूं हिम्मत नहीं थी। अगर अमित शाह या जेपी नड्डा या मोदी कह देते कि तुम क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हो और इससे नीतीश कुमार सीटें हारेंगे और बीजेपी में एनडीए का ही नुकसान होगा, तो चिराग पासवान ऐसा नहीं करते। लेकिन चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से भी घूम रहे थे, पूरी ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था 5-10 सीटें जीत सकते हैं। और अगर 5-10-15 सीटें कुछ जीत जाते, जैसा चिराग को लग रहा था, तो फिर बीजेपी के लिए कोई रास्ता होता, बीजेपी कुछ उनको एडजस्टमेंट करती, कुछ उनको चिराग को मिलता शायद सत्ता में साझेदारी। तो बीजेपी ने कई तरह की चालें चली, चिराग पासवान उस चाल में फंसे, और उसके बाद बिहार में उनकी पार्टी चुनाव में एक तरह से एक जीती जो मैंने कहा, और उसके बाद खत्म हो गई। उसके बाद बीजेपी को लगा अरे ये तो हार गया हर जगह। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें शायद 42 या 43 सीटों पर नीतीश कुमार आ गए, सबसे लोएस्ट पर। उसके बाद भी चिराग पासवान मोदी का हनुमान खुद को कहते रहे। नीतीश कुमार नाराजगी जताते रहे, उन्हें अंदेशा था और उन्हें अंदाजा था कि यह बीजेपी की शाह पर हुआ, इसलिए नीतीश कुमार गाहे बगाहे अपनी नाराजगी जताते रहे और उन्होंने तय किया कि इसको दूर करो पार्टी से। और उसके बाद वही गेम प्लान हुआ जिसमें पशुपति कुमार पारस
बीजेपी के करीब आ गए, एनडीए का हिस्सा बन गए और पशुपति कुमार पारस केंद्र में 2021 में मंत्री बन गए। हाजीपुर से सांसद है, वही हाजीपुर जहां से किसी जमाने में रामविलास पासवान ने 1977 में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। बाद में रामविलास पासवान कई बार 8 या 9 बार हाजीपुर से अलग अलग समय में चुनाव लड़े, जीते, बीच में एक बार हारे भी। और पशुपति कुमार पारस जो चाचा हैं चिराग के, अपने चाचा, वो सांसद तो अभी हैं, मंत्री से अभी चले गए, रुखसत हो गए, लेकिन बिहार सरकार में विधायक भी रहे, कई बार मंत्री भी रहे। बिहार में कई बार विधायक रहे और मंत्री भी रहे। खैर, तो पशुपति कुमार पारस, उनके एक भाई रामचंद्र पासवान जिनका निधन हो गया, वो सांसद थे, उनकी सीट पर फिर प्रिंस जो उनका चिराग का चचेरा भाई है वो सांसद है। तो इस तरह से चाचा का इस्तेमाल जब मोदी जी को लगा तो चाचा का इस्तेमाल किया, और जब लगा, अभी सर्वे उर्वे से जो कुछ लोग करें, मैंने जानकारी जानने की कोशिश की क्यों ऐसा हुआ, तो पता चला जो सर्वे बीजेपी या एनडीए ने कराया, बीजेपी ने कराया है, उससे उन्हें लगा कि लगभग 5-5.5%, 5 से 6% मान लें, पासवान वोट है जो रामविलास पासवान की बिरादरी और जाति के तबके का है। और चिराग इस बीच बहुत मेहनत भी कर रहे थे, इसमें भी कोई शक नहीं। पार्टी भले उनकी नहीं रही या पार्टी पर कब्जा चाचा ने कर लिया, लेकिन चिराग लगातार बिहार में सक्रिय रहे, सभाएं करते रहे, रैलियां करते रहे, लोगों से मिलते रहे, युवा भी हैं, जमुई से सांसद हैं। तो चिराग मेहनत करते रहे और बीजेपी को सर्वे से पता चला कि जो वोट है पासवान का, रामविलास पासवान का, जो जातीय वोट है, बिरादरी का वोट है, और जो रामविलास पासवान को हर अच्छे बुरे वक्त में भी वो 5 से 6% वोट मिलता रहा, उसका बड़ा हिस्सा जो है चिराग पासवान के साथ है। ऐसा बीजेपी को सर्वे से पता चला। तो लगा कि भाई हम तो चाचा पर दांव लगा रहे हैं और ये तो भतीजे के पास वोट है। तो मोदी जी ने सोचा, या बीजेपी ने तय किया कि अब चाचा को किनारे करो, बहुत हो गया भाई, केंद्र में मंत्री रह लिए, अब 2.5-3 साल, अब किनारे करो। और ये पता तभी चल गया था, पिछले साल से ही अंदाज़ा लगने लगा था, जब जुलाई 2023 में, मतलब आज से मान लीजिए 10 महीने पहले, जो 9 महीने पहले, 10 महीने पहले, जब भी जुलाई 2023 में जब एनडीए की बैठक हुई थी, विस्तारित बैठक, उस बैठक में पशुपति कुमार पारस भी थे, चिराग पासवान भी थे, और उस बैठक में जिस ढंग से मोदी मिले थे चिराग पासवान से और गले लगाया, और चिराग पासवान ने मोदी का पैर छू के आशीर्वाद लिया, तभी ये लग गया था कि ये खेल अब चल रहा है, अब ये दोनों के साथ खेला जा रहा है। आखिर में चुनाव जब आएगा तो बीजेपी को या मोदी जी को लगेगा किसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है या किसके इस्तेमाल से हमको फायदा हो सकता है, उसको लाएंगे और एक को किनारे करेंगे। तो चाचा गए। 6 सीटें पिछली बार एलजेपी लड़ी थी, 6 जीत गई थी। वो दौर था 2019 का, जब 39 में 39 सीटें एनडीए जीता, जिसमें सिर्फ एक कांग्रेस किशनगंज की सीट जीती थी, बाकी 39, जिसमें 6 एलजेपी। इस बार 5 सीटें मिली है चिराग पासवान को, 1 सीट नवादा की नहीं मिली है। हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया सीट चिराग पासवान को मिली है, और हाजीपुर वही सीट है जहां से चाचा जो है सांसद है। तो चाचा ने दुखी होकर आज इस्तीफा देकर कैमरे के सामने क्या कहा, जरा छोटा सा हिस्सा वो सुनिए। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए इस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। तारीफ तो पशुपति कुमार पारस ने आज भी मोदी जी की है, कुर्सी जाने के बाद भी। और चिराग पासवान, आज सुबह मैं देख रहा था, कुछ चैनलों को इंटरव्यू देकर कह रहे थे कि मैं तो मोदी का हनुमान हूँ। मोदी जी के साथ चुनावी तौर पर या मैं थोड़ी दूरी जरूर रही, लेकिन मेरे दिल में मोदी रहते हैं, यही तब भी कहा करते थे। तो ये जो हमारा रिश्ता है मोदी से कुछ अलग है,
लेकिन उन्हें पता नहीं कि मोदी से जो रिश्ता उनको लगता है, जिस रिश्ते का एहसास है, वही रिश्ता तो तब भी था जब चाचा को मंत्री बनाकर चिराग को किनारे कर दिया। दूध से मक्खी की तरह चिराग किनारे थे, घर तक खाली हो गया। लेकिन अब मोदी जी को लगा, तो इसलिए रिश्ता अहम नहीं है, मोदी जी को लगा अभी इसकी ज़रूरत है। नीतीश को जैसे लाए, आप सबने देखा, पलटी मारकर नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ गए। बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं भी 2, 4, 5% वोट का भी कोई हो गुंजाइश कहीं, तो उसको जोड़ो। इसलिए चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे कुशवाहा हो, उन्हें भी 1-1 सीट दी गई है। और इसलिए चिराग पासवान इस्तेमाल के लिए एक बार फिर आ गए। अब चुनाव के बाद जो भी सीटें आए, हो सकता है अब चिराग पासवान अगर सरकार बनती है 2024 में, तो हो सकता है सरकार में मंत्री हो। चाचा इतने दिन रह लिए, क्या होता है अब चुनाव के बाद। तो इसलिए मैंने कहा ये मोदी जी का तरीका है, जब इस्तेमाल करना है, जब लगता है कि ये नुकसान कर सकता है, तो किसी भी हद तक उसको मनाने की और साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी हिमाचल चुनाव के वक्त, जब एक बागी कृपाल समथिंग कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा ठीक से अभी, एक बीजेपी के नेता बागी हो गए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद फ़ोन करके उन्हें समझा रहे थे। हालांकि वो बागी होकर लड़े और उसके बाद हार गए, अलग बात। वैसे ईश्वरप्पा जो कर्नाटक में मंत्री रहे हैं, जिन पे करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन जब वो बागी हो गए, उनका टिकट कटा, बागी हो गए, तो उनको भी मोदी जी समझा रहे थे। तो मोदी जी कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते हैं, जहां जिसका जैसे इस्तेमाल करना हो करो, और इस्तेमाल के बाद तय करो कि आपके काम का है कि नहीं। तो अभी जो घटक दल जोड़े जा रहे हैं, 2024 में अगर सरकार बन गई, अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार हो गया, नारा तो 400 पार का है, उसके बाद किसी घटक दल की कोई औकात नहीं रह जाएगी। अभी भी नहीं है, 2019 के बाद भी कितने गए दाएं बाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चाहे राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे हम हो, मांझी जी, चाहे चिराग पासवान, इन सब की जरूरत है। इसलिए सबकी बात मनोबल खुशामद हो सकता है, लेकिन 2024 में अगर अपने दम पर नंबर आ गए, तो फिर ये सब अगले 5 साल के लिए किलसेंगे। एडजस्टमेंट को सीट, मतलब सरकार में एडजस्टमेंट भर हो सकता है, हैसियत। तो बहरहाल फिलहाल इसी सूचना के साथ कि चाचा पर आज क्या बीत रही होगी, भतीजा तो आज बम बम है। ये मोदी जी की कला है। नमस्कार।